हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं कुसुम अग्रवाल नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कर रहे होंगे। अगर आप यूपी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं जैसे क्वेश्चंस कराऊंगी ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आए या फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चंस भी उठ के आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। आप सब लोग ना इसके साथ साथ लिखते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है? आप देख लो, क्वेश्चंस देखो, वीडियो पॉज करो, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लो या फिर क्वेश्चन पूरा लिखो। वरना ये पीडीएफ आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप वहां से ले लेना। ऐप पे अवेलेबल है, वहां पे पीडीएफ होगी, आंसर कीज के साथ होगी। आप ये वीडियो पूरा देखो, कुछ कुछ मेन क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, है ना? और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो तो ये वीडियो जरूर देखो, अपना क्वेश्चंस लगाओ। आपके बहुत ही कम टाइम में 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड द थिंग इज नॉट ओनली 30 क्वेश्चन, इसके साथ साथ कुछ साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी। क्या पता एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आ जाए, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको ये गिवन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, है ना? जब हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरू की लाइन यही होती है एनसीईआरटी में, है ना? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, ये तो आपको पता होगा, है ना? चलो, इसका आंसर है बी। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ, बी आंसर है इसका। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपन। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? अब आपने अगर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है? अगर रिएक्टेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट होगा, है ना? पढ़ा है ना? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो क्या 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 ऑप्शन में है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है, ये भी होगा। टेम्परेचर भी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे तीनों ही ए बी सी ऑल थ्री आर करेक्ट। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? आपको कोई भी क्वारी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने का ट्राई करेंगे देन एंड देयर। तो अगर आपको यूपी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली करना चाहते हो तो आप ये नर्सिंग गुरुकुल का कंप्लीट पैकेज भी आप परचेज कर सकते हो। इस प्रिपरेशन पैकेज आप परचेज कर सकते हो बेसिकली। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम सपोर्ट। अब देखो, टेलीग्राम सपोर्ट में क्या है ना, टेलीग्राम सपोर्ट में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर लेना। जितने भी लिंक्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है? अब उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लोगे, उस ग्रुप में आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स ही आपको अलॉट करके देंगे कि अच्छा आज आप इस चैप्टर का 30 क्वेश्चन कर लो, आज वो कर लो, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको सिर्फ पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है, है ना? इसके साथ साथ आप किस दिन क्या पढ़ोगे ताकि एग्जाम से पहले आपको सिलेबस कंप्लीशन या फिर रिवीजन की कोई टेंशन ना हो, उसका भी ख्याल हम रखते हैं। तो ये है हमारा टेलीग्राम सपोर्ट, दैट इज ब्रांड न्यू थिंग इन दिस। और प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपके अवेलेबल हैं ही। तो ये सब आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आपसे मिस ना हो। ठीक है? चलिए। और हाँ, इस ऐप पे जो ये टेस्ट सीरीज है ना, इसमें जो पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट, ये सब बच्चों के लिए फ्री है, फ्री। तो
आई विल सजेस्ट कि आप ये फ्री वाला टेस्ट जरूर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक हो गई है और कितनी प्रिपरेशन अभी होनी बाकी है आपकी, है ना। तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम में सपोर्ट मिल जाएगा। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड, और ये टेस्ट सीरीज का प्लानर ऐप में गिवन है, वो प्लानर भी सब बच्चों के लिए फ्री है, ठीक है। तो आप ये सब सुविधाएं जो आप अगर आप कोर्स या फिर कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज परचेज ना भी कर पाओ, तो भी मेक श्योर कि आप जो फ्री की चीजें हैं, जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, आप वो तो एटलीस्ट ना छोड़े, ग्रैब इट एज फास्ट एज यू कैन। चलिए, अभी हम क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड एज, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये देखो, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को आर एक्स एन लिख रही हूँ, ठीक है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि चेंज इन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन चेंज पर टाइम यूनिट, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिकली इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आ रहा है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चलो सेम क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तो लिख ही दिया था कि कंसंट्रेशन का चेंज, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, डिवाइड बाय टाइम को हम सेकंड में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन से ही ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है ना। तो आपको ये नहीं है कि आप यूनिट याद करो, आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे निकालते हैं या फिर डेफिनेशन फंडा कुछ भी याद रहेगा, तो फिर आप उसका यूनिट आराम से निकाल लोगे। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट। जितने भी करेक्ट ऑप्शन है मैं साइड बाय साइड लिख दे रही हूँ, ऐसे तो लास्ट में गिवन है, मैं फिर भी लिख दे रही हूँ ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तब आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि इंस्टेंटियस रेट मींस, इंस्टेंटियस रेट मतलब होता है कि रेट कोई भी एट गिवन मोमेंट, मतलब देखो इसका आंसर तो ये है, ये आपको पता है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एक दो लाइन में। दैट इज, मान लो ये रिएक्शन है ए प्लस बी, इससे सी हो रहा है, प्रोडक्ट सी आ रहा है, ठीक है। अब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर टी इजिकल टू जीरो रहेगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, रिएक्शन के स्टार्टिंग में ए का कंसेंट्रेशन मान लो एक्स है, एक्स अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट है, एक्स अमाउंट ऑफ बी प्रेजेंट है, सी कितना होगा, जीरो, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, टाइम जीरो, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर ए और बी तो फुल फुल होंगे ना, जितने होने चाहिए जितने हमने लिए हैं। सी क्या होगा, तभी भी रिएक्शन हुआ नहीं है, तो सी बना ही नहीं है तब तक। सी का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, जीरो, सी का अमाउंट है जीरो। अब देखो मान लो मैं कोई भी टाइम टी, मान लो कोई एक टाइम है, टी टाइम है, कुछ भी एक रैंडम टाइम हम मान लेते हैं, उसमें एक्स ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, एक्स माइनस ए, टी का कंसंट्रेशन भी होगा एक्स माइनस ए, क्योंकि कुछ कुछ अमाउंट चला गया होगा ना वहां पे, तो यहाँ पे एक अमाउंट फॉर्म हुआ होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट पे रिएक्शन का रेट, ठीक है। अब देखो जैसे ये टी टाइम पे ये है रेट, ठीक है, किसी भी मोमेंट पे रिएक्शन का रेट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, ठीक है। इसका आंसर है ए। अभी क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यहाँ पे दिया गया है के इजिकल टू, ये देखो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अच्छा रेट, रेट इजिकल टू ये कुछ नहीं है, ठीक है, रेट इजिकल टू के इंटू ए की कंसेंट्रेशन पावर में एम, बी की कंसेंट्रेशन पावर में एम। यहाँ पे के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, ये तो हमें पता है ना सबको, इतने फॉर्मूले कर लिए हमने, इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो ये तो पता ही है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलो क्वेश्चन नंबर से, बहुत ही आसान सवाल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन का नॉर्मल यूनिट तो मुझे पता है,
ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का नॉर्मल यूनिट होता है जो मैंने पहले भी कराया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इन। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें ये पता है कि रिएक्शन रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ओनली। ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू R बाई A की कंसंट्रेशन। ठीक है। R का कितना है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय एक कंसंट्रेशन की यूनिट फिर से सेम आ जाती है, मोल लीटर इनवर्स। तो कितना बचा, सेकेंड इनवर्स बचा। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, ये सेकेंड इनवर्स है, ये यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पाई, ये सेकेंड इनवर्स। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 7 का ए, यहाँ पे मैं ए लिख दे रही हूँ। A is the correct option for question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 8 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर से यहाँ पे ये वाला लाइन मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, है ना, रेट कांस्टेंट R। अब मेरे को ये बताओ कि सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है या फिर रिएक्शन रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना। ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये था, ए था, यहाँ पे 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, k इंटू ए, सेकेंड ऑर्डर बोला है तो ए का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। ये बहुत इजी तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपने किसी और तरीके से निकाला हुआ है तो इट्स ओके, अब वो कर लो। अगर आपने नहीं निकाला है तो आप ये सीख लो। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के सिर्फ एक कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा ना, तो ए के ऊपर 1 है। अब सेकेंड ऑर्डर में दो कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो ए के ऊपर 2 है। आप ऐसे सिंपली चीजों को मान लो। ठीक है। अब देखो रेट का मुझे पता है, मोल, तो चलो शुरू में के का ही निकाल लेते हैं, रेट कांस्टेंट पूछा है ना, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर। अब देखो क्या बचता है, ये दोनों को काटो, है ना, दोनों को काटो, क्या बचता है बताओ। इसको काट के क्या क्या बचेगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। इसका कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे ना। ये देखो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स माइनस माइनस 2 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक कट जाएगा तो लीटर बचेगा सिर्फ लीटर, है ना, सिंपल। तो चलो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो सही है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ, रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ इंक्रीज करता है। ये तो हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट में पढ़ाऊंगी मैं वो। ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो भाई करेक्ट ऑप्शन है ही। अब देखो बाकी के ऑप्शंस भी आपको देखने हैं एग्जाम में। सेकेंड वाला का ऑप्शन क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो नहीं होने वाला, दोनों में से कोई एक ही होगा ना। टेम्परेचर बढ़ेगा या तो रेट बढ़ेगी या घटेगी, तो हमें पता है भाई टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेट तो बढ़ेगी, तो फिर ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है कि इंक्रीज इन प्रेशर फॉर गैसेस। ठीक है। अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ए और सी दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए और सी दोनों करेक्ट है तो डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो मैंने शुरू में भी बताया टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये मैं बता यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ, ये इधर थोड़ा सा लिखवा दे रही हूँ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री हम बढ़ाएं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ेगी, इंक्रीज, ऐसे लिख दे रही हूँ। अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है। अब मान लो मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन दो गुना बढ़ गई या 3 गुना बढ़ गई, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना आया, 2, 3 गुना बढ़ी तो 3। अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे देखो क्या पॉइंट है, रेट इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री, यही बोला मैंने इनडायरेक्टली, है ना। चलो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अब पूछा गया है व्हाट इज द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ठीक है। अब मान लो ये प्रोसेस ना बहुत स्लो है, मतलब मैंने ए लिया, उसको कुछ ए से मुझे बी बनाना है, तो बहुत स्लो प्रोसेस है।
मैं क्या करूंगी, कुछ कैटलिस्ट अगर ए में ऐड कर दूंगी तो फिर ए से बी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। अब देखो जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जो सिंसियरली पढ़ रहे होंगे, नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लिया होगा उन्होंने, फ्री के बेनिफिट्स ले लिए होंगे, प्रिपरेशन पैकेज से पढ़ रहे होंगे, टोटली टेस्ट दे रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे सब करवा रहे होंगे, तो वो बहुत पॉजिटिव बच्चे हैं, है ना, उनका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वो हो गए पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, ये देखो कैटलिस्ट एक होता है पॉजिटिव जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं लगाए, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उनका रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, तो वो हो गए नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये है नेगेटिव कैटलिस्ट। ये आप पूरा समझ लोगे ना, P मतलब होता है पॉजिटिव, N मतलब होगा नेगेटिव। आप एक काम कर लो, ठीक है, आप जब ये वीडियो देख रहे हो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं मुंह से बोल रही हूँ बोल के आप अभी तो सुन ले रहे हो लेकिन बाद में आप भूल जाओगे, है ना, ऐसा ना हो, आपको भूलना नहीं है कुछ भी, तो आप वीडियो पॉज करो, वो इन्फॉर्मेशन लिखो अपने कॉपी में, फिर से वीडियो स्टार्ट कर दो। फिर एग्जाम से पहले आप बस वो कुछ पेजेस आप अगर गो थ्रू कर लोगे, रिविजन कर लोगे, तो यू आर डन। ठीक है, आपका फिर कोई गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उससे। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज। ये देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, MnO2 V2O5। और नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल मैंने लिख दिया, ये है एग्जांपल, ठीक है, ये दोनों इनके एग्जांपल है। MnO2 V2O5 इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल, ठीक है। अब MnO2 क्या करता है, हम जब H2O2 गैस को H2O2 को बेसिकली जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो MnO2 बहुत अच्छा कैटलिस्ट है वहां पे। और V2O5 हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जब हम SO2 से SO3 बना रहे होंगे तब V2O5 बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट और ये है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी, मैंने दे दी, आप नोट कर लो। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज रेट। चलो ये देखो आपने एक छोटा सा पढ़ लिया, उससे 3-4 क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, है ना। अब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, स्लोज डाउन द रिएक्शन। ये देखो यहाँ पे पढ़ा है, ये मैंने बोल रखा है कि नेगेटिव कैटलिस्ट, ये देखो, ठीक है, स्लोज डाउन द रिएक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लगेगी ना। मान लो आपको बिजनेस करना है, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए आपको थोड़े तो पैसे खुद के लगेंगे ना इनिशियली, जिससे आप स्टार्ट कर पाओ, कुछ तो स्टार्ट करोगे ना, तो उस बेसिक कैपिटल आपको चाहिए। तो वही होती है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट या फिर टू प्रोसीड। ठीक है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लो मिला लो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। अभी बोला गया है कि एसआई यूनिट फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, कैलोरी मोल इनवर्स, सॉरी कैलोरी मोल, चलो ठीक, जूल मोल इनवर्स, के कैल। ठीक है, ये चारों होते हैं। अब यहाँ पे पंगा क्या है, यहाँ पे पंगा है कि आपको बोला गया है कि एसआई यूनिट आपको बतानी है। अब देखो इनमें से ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, तो ये ऑप्शंस तो करेक्ट है लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट तो ये भी है लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट ये दोनों है, किलो जूल और जूल। तो देखो ए बी डी करेक्ट ऑप्शन। और ये क्या है, सीजीएस में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी सी नॉलेज थी, आपको पता होनी चाहिए। एक मान लो दूसरे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि सीजीएस यूनिट बताओ, तो ये ना हो कि आपको नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ए रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जैसे ही बोल दिया तो आपके दिमाग में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आंखों के सामने आने चाहिए। ठीक है, आ गए फॉर्मूले आंखों के सामने, चलो
यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हाफ लाइफ टी हाफ कितना है 0.693 बाई के, ठीक है। अगर पूछा गया है कि इफ अगर टी हाफ अगर 10 मिनट होता, टी हाफ अगर 10 मिनट होता तो के कितना होता। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बैठाओगे ना कि के की वैल्यू यहाँ पे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूले से करूंगी आपके लिए, ठीक है। के इज इक्वल टू 0.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे टी मतलब क्या होता है, 10 बोला गया, टी हाफ बोलेंगे ना, टी हाफ कितना 10 बोल दिया इन्होंने, तो यहाँ पे देखो 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग ए कितना था, ए मतलब होता है स्टार्टिंग में जितना कंसंट्रेशन लेके आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बेसिकली, ठीक है, तो वो है 100, हमने पूरा लेके स्टार्ट किया था। अब टी हाफ मतलब 50% डिकम्पोज हो गया, 50% बचा है, तो यहाँ पे टी हाफ क्या होगा 50, ठीक है। तो इसको करो कैलकुलेशन, देखो क्या आ रहा है, देख के बताओ, ठीक है। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, कर लिया। मेरा तो आ रहा है 0.0693, आपका भी इतना ही आना चाहिए, देख लो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या होता है। अब देखो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के टाइम पे कितना बोला, फर्स्ट के लिए बोला था के इंटू ए, ये रिएक्शन रेट है। सेकंड के लिए क्या बोला था, के इंटू ए स्क्वायर। तो जीरो के लिए कितना होना चाहिए, सिर्फ के, ए तो होना ही नहीं चाहिए ना। हम उसी उसी फंडे से कर देंगे, इजी ट्रिक, छोटा छोटा ट्रिक, ठीक है। वैसे तो अच्छे से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो बोला गया है कि फॉर अ क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 से 0.2 डिक्रीज कर गई है 40 मिनट में, कितने मिनट में, 40 मिनट में। एवरेज रेट कितना होना चाहिए, तो एवरेज रेट क्या होना चाहिए, एवरेज रेट कंसेंट्रेशन चेंज डिवाइड बाय टाइम, नहीं होना चाहिए ना। तो कर लो कितना आ रहा है, 0. देखो कितना आ रहा है, मैं भी कर रही हूँ, 0.015, ठीक है, इतना आ रहा है। आपका भी इतना आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देख लेना, ये शायद ऑप्शन 18 यहाँ पे गलत दिया होगा, मैं करेक्ट कर देती हूँ। ए आया ना ऑप्शन में। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ क्या होती है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का लिखेंगे यहाँ पे 0.693 डिवाइड बाई के, ये होता है फॉर्मूला। तो ये देखो कंसेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ पे कहीं कंसेंट्रेशन की टर्म आई है, नहीं आई है ना, तो ये कंसेंट्रेशन की इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। देखो अब देख लो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, कंसेंट्रेशन है ही नहीं एक्चुअली, फिर ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ क्या होता है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा ना, आपने ये फॉर्मूला तो डिराइव करना भी सीखा होगा, है ना। मैं यहाँ पे डिराइव तो कर नहीं सकती, मैं सिर्फ फॉर्मूला ऐसे लिख दे रही हूँ। आपको अगर डिराइव्ड फॉर्मूला चाहिए कैसे होता है, आपको सब कुछ जानना है, तो आप वो ऐप पे देख लीजिए, ऐप पे होगा, है ना। चलो वहां पे अगर जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो बहुत अच्छे से ये सब एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला, यहाँ पे हम एमसीक्यू करने आए हैं, तो हम उसी पे फोकस करेंगे, हम थ्योरी में ज्यादा नहीं घुसेंगे। A0/2 के, अब देखो क्या बोला गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर का रिएक्शन क्या, रेट रिलेशन कैसे पता चले, अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन क्या कहता है, k इजिकल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये होता है ना अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन ए लिख दे रही हूँ यहाँ पे, आप समझ लेना, ठीक है। जब भी आप देखो वीडियो को देखो, पॉज करो, लिखो,
फिर से देखो, ठीक है। तो ए अरेनियस इक्वेशन, अब देखो के और टी का रिएक्शन हमें पता चल, रिलेशन पता चल रहा है, तो अरेनियस ए, चलो इजी। अरे सेकंड क्वेश्चन ही ये पूछ लिया कि अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, हमने ऊपर ही लिख दिया था ए, ठीक है। अब बोला गया है कि लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ चाहिए। अब ये ना थोड़ा सा मैं आपको डिराइव करके दिखा देती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, तो मैं उनके लिए एटलीस्ट डिराइव कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो ये मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए उसके लिए। अब देखो मैं के इजिकल टू ए इंटू ये था, यहाँ पे आपको हर चीज का मतलब पता होगा, राइट। के मतलब होता है रेट कांस्टेंट, ए मतलब होता है अरेनियस कांस्टेंट, ई तो भाई मैथमेटिकल टर्म है, ई ए मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर मतलब होता है गैस कांस्टेंट, टी मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। अब हम दोनों साइड ना लॉग ले लेंगे, लॉग के इजिकल टू लॉग ए माइनस पॉइंट आर टी, ठीक है। तो थोड़ा अलग कर लेते हैं, log k is equal to log a minus a by 0.303 r, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ये एक माइनस टर्म है, एक माइनस टर्म आएगी, है ना। तो ये जो इसका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे होगा, नेगेटिव होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए। आपको मैं इतना उम्मीद कर रही हूँ आपको ग्राफ का स्लोप इंटरसेप्ट ये निकालना आता है ना। एम को हम स्लोप बोलते हैं, ये आपको पता है ना। तो अब देखो पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा। स्लोप देखो एम का वैल्यू माइनस में ये बाई ये, देखो ये है एम, ये एम था, ये एक्स था, ये सी था, है ना। लॉग ए को सी मान लिया था हमने। तो m का वैल्यू कितना है, ई ए बाई 2 पॉइंट माइनस ई ए बाई 2.303 आर, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ये देख लो एक बार अच्छे से देख लो, अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो फिर से बोलो, फिर से समझा दूंगी, कमेंट में बता दो, समझा दिया जाएगा। आप अगर चाहते हो कि ग्राफ से कैसे इंटरसेप्ट या फिर स्लोप कैसे निकलता है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको बता दिया जाएगा, आपको सिखा दिया जाएगा, आपके लिए कंप्लीट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आपका सीखना इंपॉर्टेंट, सीखने के लिए किसी को कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अब देखो पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 25, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब रेट डबल हो गया, ये लाइन को अच्छे से देखना, रेट कितना हो गया डबल, जब टेम्परेचर कितना बढ़ा 10 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अब मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जब डेफिनेशन बताई थी तब मैंने यही बताया था कि अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो जितनी रेट बढ़ेगी वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यहाँ पे आंसर दे ही दिया, रेट डबल्स, ये देखो रेट दुगना हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है 2, राइट। समझ में आ रहा है ना, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी पूछा गया है रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं हम अभी, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म HCl, ठीक है। ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन, हम हाइड्रोजन क्लोरीन को एक प्रॉपर स्टेट में होमोजेनियस मिक्सचर बना के अगर हम रख देंगे धूप में तो रिएक्शन हो जाएगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन ऑप्शन ए, ये जब एग्जाम्पल्स करवाए थे ना तब बोला था, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के एग्जाम्पल्स करवाए थे ना हमने तब करवाया था ये। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी होता है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। देखो ये एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, दैट इज अ मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है कि सम ऑफ पावर, ये देखो जैसे R is equal to A into A to the power M E to the power Y,
ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या मानेंगे, m+y, है ना। तो कंसेंट्रेशन टर्म की जो पावर है उसको हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उनको हम बोल देते हैं ऑर्डर। ठीक है, जैसे हमने बोला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये देखो 1 था यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 था, थर्ड ऑर्डर के लिए 3 था। ऐसे ही होगा ना, जीरो ऑर्डर के लिए 0 था, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके लिए ये वाला टर्म पूरा वैनिश हो गया था, तो ये k रह गया था, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए। जब मैं बोल रही हूँ, बोलने के साथ साथ आप अच्छे से सुनो, सुन के देखो, है ना। ये नहीं होना चाहिए आप पीडीएफ देख रहे हो, आपको कुछ बाद में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑप्शन ए। अभी देखो पूछा है कि स्लोएस्ट स्टेप इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये देखो जैसे मान लो कोई भी, जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से RDS हम पढ़ाएंगे। तो ये देखो जो भी स्टेप स्लो होता है ना, वो उस रिएक्शन की रेट डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, का है ऑप्शन नंबर ए। अभी 30 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 का डिकम्पोजिशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में मतलब एग्जाम्पल्स में कराया है, आप बुक में देख लो, अपने नोट्स में देख लो, लिखवाया गया है। और इसके लिए जो कैटलिस्ट चाहिए वो है MnO2। ठीक है, ओके। चलो हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस, यही 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, प्लीज वो अपने दिमाग में रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना या बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।